अभिसारी चिंतन। ठीक है मित्रों, देखो मूर्त कह दो, निगमनात्मक कह दो, अभिसारी चिंतन, और ये सबके सब क्या है, चिंतन। देखो होता क्या है इसमें, इसको थोड़ा सा एक लाइन देखेंगे। मूर्त का मतलब होता है सामने देखकर, किसी चीज को प्रैक्टिकली ही सामने देखकर उसके बारे में क्या करना, चिंतन करना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में थोड़ा सा तर्क वितर्क करना, क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है। और जो एक केंद्र पर सोचता है, देखो हमने लिखा है इसमें अभिसारी चिंतन। कैसा चिंतन, अभिसारी चिंतन। तो आप मुझे बता सकते हो कि मूर्त निगमनात्मक या अभिसारी चिंतन कौन से बालकों में पाया जाएगा, पिछले बालकों में, प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनात्मक बालकों में, या फिर मंद बुद्धि बालकों में? कौन से बालकों में यह चिंतन पाया जाता है? अगर आज तुमने इस सवाल का जवाब नहीं दिया ना, फिर देख लेना, मेरे से बुरा कोई नहीं है। बहुत अच्छे समझाया था मैंने आपको अभिसारी और अपसारी चिंतन, और ये भी अच्छे तरीके से लिखवाया था ना बेटा, मैंने बंद करा था इसलिए। अभिसारी चिंतन जब समझाया था ना, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि ये कौन से बालकों में पाया जाता है, और अपसारी चिंतन कौन से बालकों में पाया जाता है। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था, बहुत बढ़िया तरीके से। कौन से बालकों में? सृजनात्मक। मूर्त निगमनात्मक और अभिसारी चिंतन सृजनात्मक बालकों में पाया जाता है। उसमें मैंने ये भी पूछा था कि किस किसके 11th 12th में बायो साइंस किस किसने पढ़ा है। उसमें भी नहीं तो 10th क्लास में तो विज्ञान हम सब ने पढ़ा है, वहां हमने पढ़ा है। तो प्राची ने उसका आंसर दिया था, याद है आपको? बताओ भाई, प्राची आ गई क्लास में? प्राची है क्लास में? हाँ सर। हाँ, हमने पढ़ा था ना अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन कौन से बालकों में पाया जाता है? अरे बहुत बड़ी कहानी सुनाई थी, 3 इडियट्स वाला भी एग्जांपल दिया था। प्रतिभाशाली मूर्त चिंतन, निगमनात्मक चिंतन और अभिसारी चिंतन जो पाया जाता है, ये पाया जाता है प्रतिभाशाली बालकों में। बिल्कुल सही आंसर है तेरा, प्रतिभाशाली। कौन से बालक है ये? प्रतिभाशाली बालक। क्योंकि ये बालक जो होते हैं ना, एक कुएं के मेंढक होते हैं, कुएं के मेंढक, जिनको ये लगता है कि अपनी सारी दुनिया जो है ना बस इस कुएं में ही है। जब उसको बाहर निकालते हैं तो पता चलता है ओ राम, इतनी रंगीली दुनिया है कि मैं तो कहां पड़ा था आजकल। मतलब इनका जो केंद्र फोकस होता है ना, सिर्फ एक ही बिंदु पर फिक्स हो जाता है। जो चीज इनको सामने दिखाई दे रही है उसी के बारे में सोचते हैं, आजू बाजू में क्या है, आगे पीछे क्या है, कोई लेना देना नहीं होता इनको। इनकी सोचने की क्षमता एक सीमित होती है। जो चीज सामने दिखाई दे रही है बस उसी के बारे में चिंतन करते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं सोचते। इस प्रकार के चिंतन को हम क्या कहेंगे भाई? मूर्त चिंतन, निगमनात्मक चिंतन, या फिर अभिसारी चिंतन। क्लियर है भाई बात ये? अरे क्लियर है के? बोला करो यार, सुबह सुबह तो एनर्जेटिक रहा करो, तुम सुबह सुबह भी मरे मरे बोलते हो। सर दूसरा आता है अमूर्त। कैसा आता है भाई? अमूर्त। अब निगमन का उल्टा क्या हो जाएगा? आगमनात्मक। और अभिसारी की जगह क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अपसारी। अपसारी, अमूर्त, आगमनात्मक और अपसारी, और यहां पर हो जाएगा सृजनात्मक। सृजनात्मक चिंतन, चिंतन। और ये कौन से बालकों में पाया जाएगा? सृजनात्मक। सृजनात्मक बालकों में पाया जाएगा। बस सिर्फ इसी को समझना, यही चिंतन है, सृजनात्मक बालक।
ऐसे बालक जो एक ही बिंदु पर सोचते हैं, जो सामने चीजें रहती है उसी के बारे में सोच विचार करते हैं, उसी के बारे में तर्क वितर्क करते हैं, तो वह चिंतन कौन सा कहलाता है भाई? मूर्त चिंतन। जो ऐसे बालक जो जिनके अंदर अमूर्त चिंतन पाया जाता है, जो काफी विश्लेषणात्मक तौर से उनको सोचते हैं और जो अनुमानित तौरों को भी पढ़ते हैं, जिनका सोचने का नजरिया बहुत ब्रॉड होता है, बहुत आगे पीछे तक सोचते हैं, तो वो कौन सा चिंतन कहलाएगा भाई? सही गलत को जानने का प्रयास करता है कि भाई क्या सही है और क्या गलत है ना। अमूर्त चिंतन जो होता है ना, ये मतलब अपन पढ़ते हैं ना, गणित वाले पढ़ाते हैं सर, माना x का मान 100 है, y का मान फलाना है, वो सृजनात्मक नहीं है, अमूर्त चिंतन है। क्योंकि अमूर्त चिंतन वो होता है जो दिखाई ना दे, उसके बारे में भी हम क्या कर लें? सोच विचार कर लें, वो कहलाता है अमूर्त चिंतन। जैसे हमारे सामने कोई भी है, उसके बारे में तो हमने सोच लिया, वो तो है मूर्त चिंतन, यानी कि सामने किसी को देख करके उसके बारे में सोच विचार करना, वो तो कहलाएगा मूर्त चिंतन। जो हमारे सामने नहीं है उसके बारे में सोच विचार करना, वो कहलाता है अमूर्त चिंतन। गुरुजी बात कैसे होगो? तो सुनो, जिंदगी में भूलोगे नहीं, याद रखना मेरी बात को। जब किसी के घर में रिश्ते की बात चलती है, किसकी बात चलती है? रिश्ते की बात चलती है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो जब उसकी बात चलते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा सा वो क्या करते हैं, सुनते हैं इधर उधर से, घर वाला इधर कर रहे हैं, फिर पता चलो कहाँ चल रही है कि फला रिश्तेदार के यहाँ चल रही है, तो फिर उसके बारे में हम क्या करते हैं? थ्योरी बनाते हैं, क्या पता है कैसी होगी या फिर कैसा होगा, क्या करता होगा, कहीं पौवा छाप तो नहीं है ना, ऐसे कहीं पुड़िया छाप तो नहीं है। तो अमूर्त चिंतन उसके बारे में सोचते हैं और अपना सारा जीवन बिताने की कहानी उसकी पीछे लगाते हैं। तो उसमें कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां, उसके क्या अच्छे कर्म होंगे, कौन सी जगह हमको फायदा होगा, नुकसान क्या है किस चीज का, तो वो चीजें हम जो सोचते हैं, जो हमारी कल्पनाएं चलती रहती है, वो कहलाता है अमूर्त चिंतन। जिसको सामने देख करके जिसके बारे में सोचा जाए, वो तो है मूर्त चिंतन। जो सामने ना हो फिर भी उसके बारे में हम सोच सोच करके परेशान हो जाएं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो वो कहलाता है अमूर्त चिंतन। समझ में आ जाएगा भाई? मूर्त चिंतन, अभिसारी चिंतन जो है प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है, जबकि अमूर्त चिंतन और आगमनात्मक और सृजनात्मक काल का जो चिंतन है, ये कौन से बालकों में पाया जाएगा? अपसारी बालक। अरे तुम्हारी अभिसारी बालक कौन से होते हैं? अपसारी बालक। अपसारी कौन से होते हैं भाई? अपसारी तो चिंतन है, सृजनात्मक बालक होते हैं। सृजनात्मक बालक होगा, देख करके भी गलत बोल रहे हो, सामने लिखा पड़ा है फिर भी तुक्केबाजी चल रही है, कैसे कैसे बोला हुआ रे? चाय वाय पी लो, मुंह धोया भाई थोड़ा बहुत। अमूर्त चिंतन जो सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच विचार करना, और मूर्त चिंतन का मतलब होता है सामने। मूर्त का मतलब मूर्ति को देखकर भगवान जय हो, भगवान जी की जय हो। और अमूर्त चिंतन मंदिर वंदिर कहीं नहीं जाना, घर में पड़े पड़े इधर से बोले हाँ शंकर भगवान की जय हो, फलाना की जय हो, ढीकड़ा की जय हो, सारे इस्लाम नबी के बारे में जान लिया, तो वो कहलाता है अमूर्त चिंतन। ठीक है, अब पहचान जाओगे। सृजनात्मक बालकों में पाया जाता है कौन सा चिंतन? अपसारी। और प्रतिभाशाली को बालकों में अभिसारी। अभिसारी। देखो अभिसारी नाम भी तो सुनो ना यार, अभिसारी छोटा पढ़ने में ही ऐसा नहीं लग रहा कि गरीब सा। अभिसारी, अभिसारी मतलब ऐसे लग रहा है जैसे सुकड़ा सुकड़ा सा हो, इसको बेच दिया हो कैसे ऐसे। अभिसारी और अपसारी, मैंने ऐसे समझा था कि हमारे एक अपसार नाम का लड़का तो पूरी दुनिया में रोता फिरता है, तो उसका फैलाव काफी ज्यादा है। तो प्रकाश का फैलाव आपने पढ़ा था उसमें, अपसारी फैला हुआ, चारों तरफ की सोचने वाला अपसारी चिंतन, और सिर्फ एक बिंदु पे ही सोचने वाला, एक ही जगह पर एक ही बात के बारे में विचार करने वाला, वो कहलाता है अभिसारी। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ये रट्टू तोते होते हैं, जिसमें मैंने आपको साइलेंसर वाली कहानी सुनाई थी, तो वो तो है कौन सा चिंतन? अभिसारी चिंतन। जो चारों तरफ का सोच विचार करे, घर में पड़े हुए अपशिष्ट पदार्थों का या बेकार की रद्दियों का क्या बना ले, चित्र बना ले, कुछ ऐसी चीजें बना ले, तो वो कौन सा कौन सा बालक होगा? सृजनात्मक बालक होगा। और उन बालकों में किस प्रकार का चिंतन पाया जाएगा भाई? बोलो, हमेशा याद रखना, यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि प्रतिभाशाली बालकों में चिंतन होता है, तो याद रखना अभिसारी चिंतन, निगमनात्मक चिंतन या फिर मूर्त चिंतन जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, और सृजनात्मक बालकों में कौन सा होता है? अमूर्त चिंतन होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, याद रहेगा।
तीसरा और देख लो, तीसरा आता है विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक या फिर इसको क्या कहते हैं, आलोचनात्मक। आलोचना ऊपर जाएगा तो अच्छा इसमें लिख देता हूं, कोई बात नहीं। आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। और ये वाला जो चिंतन है ना, सबसे ज्यादा लेडीजों में पाया जाता है, 100%, सबसे ज्यादा भरपूर है ये आलोचनात्मक चिंतन, विश्लेषणात्मक चिंतन। देखो अब दोनों में फर्क समझ लो तुम। विश्लेषणात्मक चिंतन तो ऐसे समझ लो ये तो पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है, और ये स्त्रियों में या फिर कह सकते हैं लड़कियों में पाया जाता है। गुरुजी यह क्या बात हुई? ये बात का मतलब है कि विश्लेषण का मतलब होता है कि एक ही बात को बड़ा चढ़ाकर कई तरीके से वो कह सकता है, वो तो कहलाता है विश्लेषण, विस्तार से समझाना, ठीक है। और आलोचना का मतलब होता है किसी के बारे में तर्क वितर्क करना, किसी की अच्छाई या बुराई करना। तो आप बताओ, मुझे बुरा कोई नहीं मानेगा, पर्सनल कोई नहीं लेगा, इसको बस समझना है हमको बस कि आपस में सारे दिन दूता चुगली करने का काम कौन करता है? गुरु थे घर में लड़ाई करवाऊंगा। अरे सच बात है ये, समझ जाओ बस, थोड़ा सा ऐसे ही समझना है हमको कि आलोचना का मतलब होता है किसी की दूता चुगली करना, किसी की बुराई करना, किसी की अच्छाई करना। तो ये सबसे ज्यादा कौन करता है भाई? लड़के। लड़के का। विकास तू नहीं बोलेगा आज? छोरा सर बुद्ध का काम से शराब न मिला, खुद के काम से शराब को मिलन होता है, और ये बेचारी फालतू पड़ी है। अरे सर मुंह बोलो, यहाँ पे खाबो और मुंह बोलो। मुझे कोई बात हो तो कह दो, बार में जब आप करते थे तो बाद में पूछाओगे ना दादा, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ऐसी है कि जो विश्लेषणात्मक चिंतन होता है, इसका मतलब यह है कि किसी चीज को विस्तार से समझना, उसके अच्छे बुरे को जानना कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में सोचेंगे तो वो कहलाता है विश्लेषणात्मक चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन। मैं सिर्फ याद करने का जरिया बता रहा हूँ कि आलोचना करना, आलोचना का मतलब ही क्या होता है? बुराइयां करना, और किसी की बुराइयां करने का खबर ना पहले जी, पहले तो यहाँ बात आ जाओ तो है कहीं खबर ना हो अखबार में जितनी देर में देंगे, जिस पे भी देंगे बात आ जाओ, बात आ जाओ जे। हाँ नहीं कोई बात अगर पहला नहीं होती है कह दे एक बार। हाँ ये तो बात सही है, जितना प्रोग्रेस तो चैनल भी नहीं करेगा, इतने प्रोग्रेस ये कर लेती है ना। अब तो फिर भी बहुत कम हो गया, कोई घर से बाहर नहीं निकलता, सब अपने अपने घर में रहते हैं। पहले के ये कहावतें, ये कहानियां जो बनी है ना, हमारे पूर्वजों से बनी है कि सब लोग गांव में रहते थे, नल बिजली की ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, पानी लेने के लिए कुओं पर जाते थे, वहां से पानी खींच कर जाते थे। तो क्या होता था, पूरे गांव की लेडीजें एक साथ इकट्ठा होती थी वहां, तो उनमें से दो चार सबन के एक दूसरे की बस ऐसा ही चलती रहती थी तारीफें। जिसमें तो बारात में न ले जाओ गुरु जी, क्यों वहां क्या कड़े से भाई, इनको बारात में ले जाए तो इनको बारात में ले जाए तो क्या हो जाए विकास? और ठीक लिया बारात में, ये बात सच है भाई, बिल्कुल ऐसा हुआ था, इसीलिए तो इनको ले जाना बंद कर दिया। चल अपन इनकी बुराई नहीं करें, अपनी बहनें ये नाराज हो जाएंगी। आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो आलोचनात्मक चिंतन होता है, आलोचना से ही हम समझेंगे क्या कि बुराई वाला चिंतन है, मतलब किसी की बुराई करना, अच्छाई करना। इसका ये कब होगा? तब उसका जो सोचने समझने की क्षमता होगी, अच्छा बुरा जानने की उसके अंदर क्षमता होगी, तभी तो वो ऐसा काम करेगा। अगर उसे खुद को ही पता नहीं कि क्या तो सही है और क्या गलत है, तो क्या फिर आलोचना करेगा वो? ठीक है, तो आलोचनात्मक चिंतन और विश्लेषणात्मक, ये भी क्या है? अच्छाई और बुराई वाला चिंतन है कि उसमें क्या सही है और क्या गलत है, इसको जानने का व्यक्ति प्रयास करता है। तो वो चिंतन कौन सा कहलाएगा? विश्लेषणात्मक चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन। ये स्त्री पुरुष मत लिख लेना, मैंने तुम्हें खाली समझाने के लिए बताया तो है, तुम कहीं गुरुजी को लगवा दो बर्फ में। गुरुजी ऐसे ही पढ़ाते हैं हमको, ये खाली समझने के लिए था और कुछ नहीं। ठीक है, मूर्त चिंतन बोल जाऊंगा, जिसको सामने देखकर जिसके बारे में सोचा समझा जाता है। अब सामने देखकर का मतलब मूर्त चिंतन में वही समझ लो कि चाय लेकर आ रहे हैं भाई साहब, है ना। अमूर्त चिंतन, घर पे ही बातें चल रही है, वो सोच सोच करके बेचारा आधी रात सोया नहीं, अमूर्त चिंतन। विश्लेषणात्मक आलोचनात्मक चिंतन,
तो अच्छाई और बुराई वाला कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, खुद के बारे में हो या किसी के भी बारे में हो, उसका सही गलत को पहचान लेना। और सबसे ज्यादा विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन कहाँ होता है? जब हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना, कपड़े वपड़े खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, जूते देख रहे हैं या फिर कोई और भी चीज देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि यार ये नहीं, दूसरा बताया यार, इसका कपड़ा ठीक नहीं है, इसका कलर ठीक नहीं है, इसका ये ठीक नहीं है, तो हम ये क्या कर रहे हैं? आलोचनात्मक चिंतन कर रहे हैं, विश्लेषणात्मक चिंतन कर रहे हैं। विश्लेषण का मतलब होता है कई सारी उम्मीद है किसी चीज को छांटना, उसके अच्छाइयों को देखना, ठीक है। मूर्त चिंतन जो पाया जाता है प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है, और अमूर्त चिंतन जो पाया जाता है ये सृजनात्मक बालकों में पाया जाता है। और विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन तो ये कॉमन साखी है, सभी अच्छे बुरे को तो खुद के बारे में सभी समझते हैं, कोई ज्यादा या फिर कम। आलोचना का मतलब हम समझ लेंगे कि अच्छे बुरे में फर्क जानना, ठीक है भाई। इस प्रकार से होता है। पहले ये तीनों लिखो, फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे बाल चिंतन, ठीक है। इसको लिख लो पहले एक बार तीनों को, फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा ये। लिखो भाई, चिंतन में हेडिंग लगाई आपने, तो सबसे पहली हेडिंग लगाओ आप मूर्त या निगमनात्मक या अभिसारी चिंतन। बेंजियो बुरा मत मानना भाई, मैंने तो समझाने के लिए कहा था, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा मैं वो, और माना तो मान लीजिए, कह रहा अपन काय करेगी। मौसम वो आएगी क्लास में? अरे मौसम पढ़ने क्यों नहीं आ रही है आजकल? विकास, संजय को पता होगा? संजय को पता होगा गुरु आज बोल रही को ना आज है क्लास में? हाँ जी फोन चालू कर चल गया होगा। अरे भाई साहब ये बहुत गजब का काम है ऑनलाइन में। ये क्या करते हैं, फोन को चालू कर धर लेते हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं भाई साहब, और ये पता नहीं कहाँ क्या करते रहते हैं। बढ़िया है भाई। मौसम बहन जी, अरे कांच भी पड़ी है भाई, पढ़ लो रे। हेडिंग लगा ली आपने? पहली वाली हेडिंग लगाना भाई एक बार। क्या हो गया, तनु उठ रही नहीं है यार? लगाए भाई सबने हेडिंग? इसमें लिखो, इस चिंतन में जो सामने होता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी हो सकता है, वो XYZ, जो सामने होता है उसी के बारे में समझ पाता है इसे केंद्रीकृत चिंतन या संकुचित चिंतन, संकुचित का मतलब होता है छोटा सा, सिकुड़ा हुआ। संकुचित चिंतन या कुएं का मेंढक भी कहते हैं। कुएं का मेंढक समझते हैं ना? छोटा सा जिसकी सोचने की क्षमता बहुत कम हो, बिल्कुल कह सकते हैं उसको नगण्य ज्ञान हो, किसी एक आध चीज के बारे में जानता हो और कुछ ही नहीं जानता हो। जैसे कहते हैं किताबी कीड़ा, सिर्फ किताबों का ही ज्ञान है, प्रैक्टिकली दुनिया का कोई ज्ञान नहीं, ना सामाजिक, ना धार्मिक, ना रीतिक, ना सांस्कृतिक, कोई सा भी नहीं, ठीक है। कुएं का मेंढक भी कहते हैं। यह रटने में मदद करता है, यह रटने में
यह चिंतन या अधिकतर, जैसे भी अच्छा लगे वो लिख लेना, ज्यादा पाया जाता है, अंडरलाइन कर लो, सवाल यहीं से बनता है बस, जाता है। अब यहां से हमको बिल्कुल अच्छा चिंतन पाया जाता है। कई बार पूछा है सवाल, कई बार पूछा है, क्योंकि हमको लगता है कि होगा उसमें तो यार अमूर्ति चिंतन होगा, सृजनात्मक होगा, वो तो प्रतिभाशाली है, इंटेलिजेंट है, ऐसे सोच करके हम गलत दिशा में चले जाते हैं। देगा नहीं तो वो फिर तुक्केबाजी लगाएगा। जबकि सच्चाई यह है कि प्रतिभाशाली बालकों में किस प्रकार का चिंतन पाया जाता है? मूर्त रूप का चिंतन पाया जाता है। ठीक है, वो पढ़ने में ही किताबी कीड़े होते हैं बस, वही इंटेलिजेंट है, बाकी गधेड़े होते हैं वो, और बाकी का कुछ लक्षण नहीं होता उनको। तो प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है। लिख लिया भाई? बताओ लिखा क्या? तो अब समझ में आ जाएगा ना भाई, प्रतिभाशाली बालकों में किस प्रकार का चिंतन पाया जाता है। राफे है क्लास में? राफे, अरविंद राफे है क्लास में? बात कराना एक बार वैसे। भाई साहब क्या हाल चाल है? ये जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनमें किस प्रकार का चिंतन पाया जाता है? अब सारी पक्का? पक्का सोच ले। सोच ली। ठीक है, आगे लिखो भाई नंबर 2 पे, अमूर्त या अपसारी या सृजनात्मक चिंतन अमूर्त, अपसारी, आगमनात्मक, सृजनात्मक चिंतन। इसमें लिखेंगे यह चिंतन अमूर्त परिस्थितियों को समझने में योगदान देता है। यह चिंतन अमूर्त परिस्थितियों को समझने में योगदान देता है। अमूर्त परिस्थिति क्या होती है भाई? ऐसी परिस्थिति जो हमारी आंखों के सामने नहीं है। हम किसी चीज को या किसी चीज के बारे में या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में सुन करके उसके बारे में अपनी धारणा बनाते हैं, क्या सही होगा क्या गलत होगा। तो अमूर्त परिस्थितियों को समझने में योगदान देता है। इस चिंतन में व्यापकता पाई जाती है और इसे फैलाव वाला चिंतन, फैलाव यानी कि फैला वाला चिंतन या विस्तारित चिंतन भी कहते हैं। विस्तारित, जिसका विस्तार बहुत बड़ा हो, सोचने समझने की क्षमता बहुत ज्यादा हो, तर्क वितर्क करने की क्षमता बहुत ज्यादा हो, फैलाव वाला चिंतन या विस्तारित चिंतन भी कहते हैं। और यह चिंतन कौन से बालकों में पाया जाता है? सृजनात्मक या सृजनशील। और यह चिंतन सृजनात्मक या
सृजनशील बालकों में पाया जाता है। पता लगा पेपर में सृजनशील शब्द आ गया, मैंने लिखा दिया तुमको सृजनात्मक। हमने तो पढ़ी हुई सृजनात्मक है, सृजनशील क्या होता है, ये भी यही होता है। सृजनशील बालकों में पाया जाता है, सृजनशील को अंडरलाइन कर लो। अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है भाई, प्रतिभाशाली बालकों में कौन सा चिंतन होगा, मूर्त, और सृजनशील बालकों में कौन सा होगा, बोलो रे, अमूर्त। नंबर 3 करके हेडिंग लगाओ, विश्लेषणात्मक या आलोचनात्मक चिंतन। विश्लेषणात्मक या आलोचनात्मक चिंतन, और इसमें लिखेंगे इसमें व्यक्ति कार्य करने से पहले यह सोच विचार करता है। इसमें व्यक्ति कार्य करने से पहले यह सोच विचार करता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है। ये सब कुछ सोचना ही आलोचनात्मक है, आलोचनात्मक चिंतन है, आलोचनात्मक चिंतन है, आलोचनात्मक चिंतन है। और इसे सर्वोच्च प्रकार का और यह सर्वोच्च प्रकार का चिंतन भी कहलाता है, और यह सर्वोच्च प्रकार का चिंतन भी कहलाता है। ठीक है मित्रों, सर्वोच्च प्रकार का चिंतन भी कहलाता है। ठीक है भाई, तीनों प्रकार के चिंतन समझ में आ गए क्या? आगे तो आगे हेडिंग लगाओ आप अगले फ्रेश पेज पर, इसको छोड़ देना भाई, पन्ना जाम भी हो गया हो। अगले फ्रेश पेज पर आप हेडिंग लगाओ बाल चिंतन, यानी कि छोटे बालकों का चिंतन कैसा होता है। वैसे तो हम बाल विकास में सब कुछ पढ़ चुके हैं ये, लेकिन फिर भी एक बार हम लिखते हैं, फिर उसके बारे में फिर डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, देख के भाई साहब, देख के, अरे नहीं, बाल चिंतन। ठीक है भाई, बाल चिंतन का मतलब होता है कि बालकों में पाया जाने वाला चिंतन। कि अब ये तो जो हमने बात करी थी, अभी ये जो मैच्योर व्यक्ति होते हैं, जो किशोर अवस्था के लोग होते हैं, या फिर आप जैसे मेरे जैसे बालक होते हैं, तो उनके बारे में अगर सोचे तो ये उनका चिंतन था। ठीक है, जो समझदार हैं। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें किस प्रकार का चिंतन पाया जाता है, ये हमको जानना है। वैसे आप सभी जानते हो, तो हमने हेडिंग लगाई बाल चिंतन, और उसके नीचे एक लाइन लिखो कि बालकों में पाया जाने वाला चिंतन, बालकों में पाया जाने वाला चिंतन।
और ये बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ रखे हैं, तुमको जैसे ही पढ़ोगे नाम सुनते ही समझ में आ जाएगा। उसमें नंबर 1 करके लिखो सजीव चिंतन। सजीव चिंतन। अब सजीव चिंतन क्या होता है कि बालक जो है ना, प्रत्येक चीज को, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, सभी को क्या मानते हैं? सजीव मानते हैं। और उनको लगता है कि जैसे जैसा मेरे साथ होता है ना, ऐसा इनके साथ भी होता है। उनको आप कोई खिलौना दे देना, वो खिलौनों के साथ ही वो खुद खाना खाएगा तो उसे भी खाना खिलाएगा, खुद नहाने जाएगा तो साथ में उसे भी नहलाएगा, और उसको भी कपड़े पहनाएगा। मतलब सब चीजों को क्या मानता है? वो सजीव मानता है, ये सब चीज जिंदा है, बोलती है ना। तो पहला लिखो सजीव चिंतन। इसमें लिखेंगे थोड़ा सा, किसी भी वस्तु को देखकर, किसी भी वस्तु को देखकर उसे सजीव मानना, उसे सजीव मानना तथा उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना मानो कि वो जीवित हो, माना कि वो जीवित हो, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा कि वो जीवित हो। खिलौनों के साथ ही वो ऐसा ही व्यवहार करता है। वो किस लिए करता है? क्योंकि उनमें कौन सा चिंतन पाया जाता है? सजीव चिंतन पाया जाता है। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे 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 बादलों की ओट में आए हुए, बादलों की ओट में आए हुए, आए हुए सूर्य को देखकर, वो सॉरी चांद को देखकर, सूर्य को नहीं, चांद को देखकर, चांद को देखकर बोलता है, बोलता है आज चांद मामा उदास हैं। चंदा मामा की कहानी सुनाते हैं ना उनको घर वाले, इसलिए आज चांद मामा उदास है। ठीक है। दूसरा लिखो प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक चिंतन। अब देखो, प्रत्यक्षात्मक चिंतन को वैसे हम समझ सकते हैं कि बच्चे ना किसी भी चीज को अगर देखते हैं, उनके सामने आप कोई भी खिलौना ला के रख दो और उनको दो मत आप, है ना, और उनसे कह दो कि तुम्हारे लिए मैं ये लाया हूं, वो उसको देखता रहेगा, पर बार बार जिद ये करेगा, एक बार मैं इसका हाथ लगा के देख लूं, एक बार मम्मी, एक बार देख लेने दे, बस एक बार, बस एक बार ऐसे करके देख लेने दे। वो जब तक उसको हाथ नहीं लगाएगा उसे चैन नहीं पड़ेगा। तो ऐसा क्यों करता है वो? ऐसा क्यों होता है? क्या उसके हाथ लगाने से सब कुछ पता लग जाएगा? उनके अंदर ऐसी क्रिएटिविटी होती है, उनके आत्मक, उनके अंदर जो है ना ऐसा चिंतन पाया जाता है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन पाया जाता है कि वो चीजों को प्रत्यक्ष करके, छू करके सामने देखना चाहता है। ऐसे ही जब कार्य अगर मान लो कोई आप रोजाना करते हो ना, मम्मी जिस कार्य को रोजाना करती है और वो बच्चा देख रहा है, तो वो भी उसको, जिस दिन मम्मी की हाजिर नहीं होगी या मम्मी उस जगह पर नहीं है और उसे वो कार्य करना है, तो तुरंत जाकर उस काम को कर देगा। जैसे उसको पता है कि सुबह रोजाना हमारे यहाँ 6 बजे नल आते हैं माधोपुर में, है ना, तो रोजाना ऐसे पानी भरते हैं, नल लगाते हैं, वो देखता है डेली, रोजाना उसका काम है। अब एक दिन गलती से मम्मी इधर उधर हो गई और नल आ गए, भाई साहब जाकर के पाइप लगा रहे थे, हमने देखा। तो ये कौन सा चिंतन है? ये प्रत्यक्षात्मक चिंतन है, क्योंकि जैसा वो सामने देखेंगे वैसा ही वो करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए अब शिक्षकों को ये बात क्यों बताई जाती है? क्योंकि बच्चे देख करके सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं, प्रत्यक्षात्मक रूप से सीखते हैं, उनके अंदर प्रत्यक्षात्मक चिंतन पाया जाता है। इसीलिए आपको स्कूल में छोटे बच्चों के सामने बड़े सोच समझ करके रहना है
कि जैसा आप करोगे ना वैसा ही वो करेंगे। कभी बच्चों के सामने गुटके नहीं खाने। ऐसा होता है ना, कई बार कोई मिराज धर लेते हैं और हाथ तो बैठ रहते हैं क्लास में, उल्टे सीधे बोलते रहते हैं, लैंग्वेज उनकी थोड़ी सी अजीब होती है, गालियां निकालते रहते हैं। अगर ऐसा व्यवहार आप करोगे तो बच्चे भी ऐसा ही सीखेंगे। तो इनसे बचना है, क्योंकि बालकों में क्या पाया जाता है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन पाया जाता है। ये चीजें आपको इसीलिए समझाई जाती है ताकि आगे जाकर आप इनको अपने व्यवहार में किस तरीके से अप्लाई करोगे, इसीलिए तो आपको ये पढ़ाई जाती है। भाई मास्टरों की नौकरी लगने के बाद ट्रेनिंग थोड़ी होती है, इनकी तो यही ट्रेनिंग होती है जो आपका डीएड बीएड करते हो। और फिर इसके बाद में जो कंपटीशन के एग्जाम ली जाती है उसमें यही तो चीजें पूछी जाती है कि आपने क्या इन 2 सालों में सीखा है और आगे किस तरीके से आप काम करोगे। आपकी परफॉर्मेंस देखने के लिए तो एग्जाम ली जाती है। तो ये चीजें आपको इसीलिए सिखाई जाती है ताकि आप अपने व्यवहार को सुधार सको, बच्चों के व्यवहार को समझ सको। ठीक है, तनु हो गई थी? ठीक है भाई। तो अरे लिखो इसमें, प्रत्येक चिंतन में लिखो, पूर्व अनुभव के आधार पर, पूर्व अनुभव के आधार पर प्रत्येक चिंतन में लिखो भाई। पूर्व अनुभव के आधार पर जब एक बालक किसी प्रत्यक्ष परिस्थिति में व्यवहार करता है, प्रत्यक्ष परिस्थिति में व्यवहार करता है ट्रेजेडी हो गई बेटा, कोई बात नहीं। क्या लिख लिया भाई? क्या लिख लिया बताना एक बार। थोड़ा सा मामला संगीन हो गया था इसलिए बीच में म्यूट करना पड़ा क्लास को। अब मेरी गलती नहीं है यार, मैडम ऐसा करेगी तो मैं क्या करूं फिर उसका। अरे हुआ कुछ नहीं, मैडम ने चाय ला करके रख दिया। अब यार मेरे कमरे में लाके रखी तो मैं तो यही समझूंगा ना चाय मेरी है। मैंने उठा करके उसको पी लिया। तो वो चाय गुड़िया की थी छोटी वाली, ठंडी होने के लिए रखी गई थी, पंखे में ठंडी हो जाएगी। वो रो रही है। अरे चलो खैर कोई ना, हो जाता है। मैंने लिखा था भाई पूर्व अनुभव के आधार पर, यही लिखा था क्या कि कुछ लिखा ही नहीं? हाँ सर, ये लिखा दिया जब एक परिस्थिति में है? जब एक परिस्थिति में यहाँ तक लिखा दिया। जब एक परिस्थिति में, पूर्व अनुभव के आधार पर जब एक बालक किसी प्रत्यक्ष परिस्थिति में, ऐसे लिखना है भाई, पूर्व अनुभव के आधार पर जब एक बालक, पूर्व अनुभव के आधार पर, क्योंकि वो रोजाना देखता है उन चीजों को ना। पूर्व अनुभव के आधार पर जब एक बालक किसी प्रत्यक्ष परिस्थिति में व्यवहार करता है तो वह प्रत्यक्षात्मक चिंतन या व्यवहार कहलाता है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन या व्यवहार कहलाता है।
कहलाता है। एग्जाम्पल लिखो तब समझ में आएगा। शुरू से बोलना, फिर से प्रत्येक स्थिति में व्यवहार करता है। व्यवहार करता है तो वह प्रत्यक्षात्मक चिंतन या व्यवहार कहलाता है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन कह दो या प्रत्यक्षात्मक व्यवहार कह दो, प्रत्यक्षात्मक चिंतन या व्यवहार कहलाता है। जैसे जैसे नल में पानी आने पर बच्चे के द्वारा पाइप का लगाना या नल के नीचे कोई बर्तन का रखना, अब ये क्या है? प्रत्यक्ष व्यवहार तो है। वो रोजाना इस व्यवहार को देखता है, नल में पानी आ गए लेकिन मम्मी कहीं काम लग रही है घर में तो खुद से ही करने लग जाता है, तो इसे कहते हैं प्रत्यक्षात्मक व्यवहार। अब ये नल और पानी का कनेक्शन रोजाना अपने घर में होता ही है ना प्रैक्टिकली, तो बच्चा सीख जाता है। ठीक है, नंबर 3 करके लिखो, काल्पनिक चिंतन। काल्पनिक चिंतन अब देखो काल्पनिक चिंतन क्या होता है कि बच्चा ऐसी अपनी धारणाएं बना लेता है कि अगर ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जैसे रोजाना कोई मान लीजिए कि हमारे डैडी छोटे बच्चे हैं और पिताजी कहीं जॉब पर जाते हैं, तो बच्चे किसी किसी दिन क्या जिद करते हैं कि नहीं पापा आज मत जाओ आप। तो कभी कभी तो उनकी बातों पे ऐसा संशय होने लगता है, क्या पता यार छोटे रूप बच्चे जो भगवान का रूप होते हैं ऐसा क्यों रोक रहे हैं, कहीं अपने साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला है, क्या करना चाहिए। फिर थोड़ी देर उससे बातचीत करेंगे, समझाएंगे, फिर उससे कहेंगे कि बेटा, फिर वो जिद करेगा कि नहीं मुझे साथ में लेके चलो। बाजार भी जाते हैं तो ऐसा होता है, बच्चे रोते हैं, मम्मी के साथ तो ज्यादातर होता है, पापा से फिर भी कम लगा हुआ है लेकिन मम्मी के साथ ज्यादा करते हैं बच्चे, आओ मैं भी चलूंगा। तो वो क्या करते हैं, फिर उनको समझाते हैं कि नहीं बेटा आप यहीं रहो, फिर ज्यादा है मैं जाऊंगी आपके लिए चीज लेके आऊंगी, टॉफी लाऊंगी, फला ठिकाना लाऊंगी। फिर वो उसको समझ में आती है कि यार हाँ बात तो सही है, जब ये पिछली बार गई थी तब भी मेरे लिए कुछ ना कुछ लाई थी, अब की बार जाएगी तो ही तो चीज लाएगी, अगर जाएगी नहीं तो चीज कहां से आएगी। फिर वो मान जाता है और उनको भेज देता है कि ठीक है आप चाहो पर लेकिन मेरे लिए ये भी लाना, चॉकलेट भी लाना, ये भी लाना, वो लाना, 50 चीजें बता देता है वो। तो ये किसके आधार पर? काल्पनिक चिंतन के आधार पर, क्योंकि उसने ऐसा कल्पना बना रखी है कि अगर ये जाएंगे तो ही तो लाएंगे, अगर जाएंगे नहीं तो कहां से लाएंगे, और ये सच्चाई भी है। तो वो अपनी कल्पनाओं के इस तरीके से विस्तारित करता है। तो हेडिंग लगाओ आप काल्पनिक चिंतन, लिखो इसमें, एक बालक अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर, एक बालक अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर भविष्य को लेकर सोच बनाता है। वर्तमान और भविष्य दोनों अलग अलग हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर भविष्य को लेकर सोच बनाता है या कल्पना करता है तो उसे काल्पनिक बाल चिंतन कहते हैं। तो उसे काल्पनिक बाल चिंतन कहते हैं। जैसे में लिखो, एग्जांपल लिखो, मम्मी को भेज देते हैं आज, मम्मी बाजार जाएगी तो टॉफी लाएगी, मम्मी बाजार जाएगी तो टॉफी लाएगी। तो ये क्या है? काल्पनिक चिंतन है ना, पता नहीं मम्मी कब जाएगी, जब जाएगी तभी तो लाएगी। तो ये क्या है? अब ये किस आधार पर बोल रहा है? वो पूर्व अनुभव के आधार पर, क्योंकि पिछली बार जब मम्मी गई थी तब भी लाई थी और अब भी जाएगी,
तब भी लाएगी। ऐसा उसने सोच बना रखा है, काल्पनिक चिंतन है उसका। ठीक है, मम्मी बाजार जाएगी तो टॉफी लाएगी। ठीक है भाई, अगली हेडिंग लगाओ आप, तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन। बाल चिंतन में, बाल चिंतन में ही तो, बाल चिंतन में चल रहा है। चौथा होगा ना मेरे ख्याल से, 3 हो गए होंगे, पूरी चौथा चल रहा है ना? लास्ट ही तो है फिर। हाँ, लास्ट है इसमें। तार्किक चिंतन लिखो, ये तो आपको समझ में आता है जैसे शब्द को सुनते ही। लिखो इसमें, जब बालक परिपक्वता की दिशा में आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे उसमें तर्क करने की क्षमता आने लगती है और वह तार्किक चिंतन करने लगता है। मत खराब रखा है पहले। और वह तार्किक चिंतन करने लगता है, विशेषकर 9 से 11 वर्ष, 9 से 11 वर्ष की आयु में। नौ से 11 वर्ष की आयु में। ठीक है मित्रों, ये तो था आपका चिंतन हो गया कंप्लीट, है ना? अब चिंतन के अलावा और दूसरा टॉपिक कौन सा बच रहा था अपना? बताना भाई थोड़ा सा। अच्छा सुनो, चले गए तो नहीं ना? हाँ, ऐसे कैसे चले जाएंगे? चिंतन कंप्लीट हो गया ना? तो आपने अब अपनी साइकोलॉजी पूरी होने को ही आ गई। अगर कोई आपसे पूछे कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई कैसे, कहाँ कैसे आई है हमारी जिंदगी में, तो उसके लिए 2-5 लाइन लिख लो, वहां से सवाल कभी बनता नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि गुरुजी ने ये बात तो बताई नहीं, तो एक पेज में अलग से लिख लो इसको। ये चिंतन के बाद में जो अगला पेज हो ना, फ्रेश पेज ले लेना और उसमें एक चीज लिख लेना और उसमें हेडिंग लगा लो, मनोविज्ञान की उत्पत्ति। मनोविज्ञान की उत्पत्ति। वो जमाना गया जो ऐसे सवाल पूछते थे। लगाई भाई सबने? मनोविज्ञान की उत्पत्ति। इसमें लिखो, मनोविज्ञान की उत्पत्ति यूनान से हुई। मनोविज्ञान की उत्पत्ति यूनान से हुई, जहां इसे यूनान में जहां इसे साइकी, PSYCHE साइकी
गया साइकी कहा गया साइकी का अर्थ PSYCHE PSYCHE साइकी साइकी का अर्थ आत्मा है। साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा। साइकी का अर्थ आत्मा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो। बाद में इसे साइकोलॉजिया GIA साइकोलॉजिया कहा गया। एक बार और बोलो, इंग्लिश वाली में नहीं। PSYCHO L for loin LOGIA G for girl I for import A for apple GIA साइकोलॉजिया कहा गया। साइकोलॉजिया कहा गया। अब साइकोलॉजिया में साइको तक अंडरलाइन करो इसको। साइको PSYCHO साइको तक तो क्या करो आप? अंडरलाइन करो। और नेक्स्ट लाइन से लिखो साइको का अर्थ। एक मिनट की और बात है, मैंने हाथ पे दवाई लगा ली, सूख जाए बस, अभी बोर्ड में समझाएंगे आप। साइको का अर्थ मन या मस्तिष्क होता है। मन या मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क। अब कई जगह आपको लिखा हुआ भी मिल सकता है मन और माइंड। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो। अंग्रेजी में इसे, अब तक जो शब्द पढ़ रहे थे ना, ये यूनानी भाषा के शब्द थे, यूनान में हुई थी इसकी उत्पत्ति। अंग्रेजी में इसे साइकोलॉजी PSYCHOLOGY अंग्रेजी में इसे साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो। साइको का अर्थ PSYCHO साइको का अर्थ मन और लॉजी का अर्थ विज्ञान है। लॉजी का अर्थ विज्ञान है, अर्थात मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मन का अध्ययन करता है। अब जब इसे मन का विज्ञान कहा गया ना, तो इसे भी नकार दिया गया था कि भाई ये मन का विज्ञान क्या होता है। विज्ञान में तो कोई भी अगर घटना होती है तो उसे देखा भी जा सकता है और समझा भी जा सकता है।
लेकिन मन की बातों को कैसे समझेंगे और कैसे देखेंगे? तो ये बात क्या है, गलत है। मन की बात को ना देखा जा सकता है और ना समझा जा सकता है। तुम्हारे मन का मुझे क्या पता भाई, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, कैसे हो, है ना? तो कुछ नहीं सोच सकते। जैसे अभी पवन ही है, हरामी है एक नंबर का, इससे कुछ भी बात कह दो ये मुझे गंगा जी पहुंचाने में 2 मिनट लगाता है। तो कैसे पता चले मन का? कोई पता नहीं चल सकता। तो इसलिए सोच करके मन के विज्ञान को क्या कर दिया, नकार दिया गया। आगे लिखो। विज्ञान में घटने वाली घटनाओं को विज्ञान में घटने वाली घटनाओं को देखा भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है और उनकी पुष्टि भी की जा सकती है, पुष्टि भी की जा सकती है। लेकिन मन को ना तो देखा जा सकता है, ना तो देखा जा सकता है और ना ही उसकी पुष्टि की जा सकती है। मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, फलाना ठिकाना, से कहते गए थे फालतू की कहानियां हैं जिसमें 2 दिन बर्बाद करते हैं। भाई जहां से जो चीजें सवाल आने ही नहीं है, क्वेश्चन पूछने ही नहीं है, तो उसके बारे में क्यों फालतू टाइम बर्बाद करना? स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं कि भाई हमें क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। जिसको ये समझ में आ गया कि मुझे ये छोड़ देना है और ये पढ़ लेना है, वही है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, आगे लिखो। इसीलिए नेक्स्ट लाइन से लिखना, भाई मन को ना देखा जा सकता है, ना ही उसकी पुष्टि की जा सकती है, इसीलिए इसको नकार दिया गया, इसीलिए इसको नकार दिया गया। नकार दिया गया। और वाटसन ने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया, व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन किसकी परिभाषा है? और व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया? दोनों अलग अलग हैं। इसीलिए वाटसन ने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया और इसी ही वाटसन के सिद्धांत के आधार पर, इसी वाटसन के सिद्धांत के आधार पर, वाटसन के सिद्धांत के आधार पर वर्तमान में मनोविज्ञान को मानव तथा पशु व्यवहार का अध्ययन, मानव तथा पशु व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता है। मानव तथा पशु व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी मनोविज्ञान की उत्पत्ति। बहुत है इतनी, मनोविज्ञान की उत्पत्ति। ठीक है, अब इसको तो खत्म करो और नेक्स्ट पेज नया ओपन करो और उस पर हेडिंग लगाओ, छात्र व्यवहार के अध्ययन की विधियां। निपड़ी ना अपने ये छात्र की व्यवहार के अध्ययन की विधियां, छात्र व्यवहार के अध्ययन की विधियां, और इन विधियों को हम पढ़ेंगे कल में।
ठीक है, कल ये खत्म हो जाएगा, परसों आपका समायोजन खत्म करके जय राम जी फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है मित्रों, मिलते हैं भाई कल की क्लास में। आप